हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी कर्षणिका विकिरण। कर्षणिका विकिरण। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले जो लेक्चर हुआ था उसमें बताया था कि ब्लैक बॉडी एक्चुअल में होती क्या है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी रेंज की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। तो सीधे सीधे शब्दों में इसकी डेफिनेशन ये आ रही थी, एक ऐसी वस्तु जो इंसिडेंट लाइट यानी आपतित प्रकाश को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। उसे क्या कहते हैं अपन? कर्षणिका कहते हैं। एक जो आइडियल जो ब्लैक बॉडी होती है, एक आदर्श कर्षणिका, एक आदर्श कर्षणिका के लिए अवशोषण गुणांक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अवशोषण गुणांक की वैल्यू क्या होती है? 1। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने से पहले हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट हमारे पास इस प्रकार से है। मान लीजिए हमारे पास में ये कोई एक कैविटी है, ठीक है। इस कैविटी में यहाँ पर क्या है? कोई माइक्रो होल, सूक्ष्म छिद्र है जिसका मैंने नाम क्या दे दिया? बी। और यहाँ पर ये जो कैविटी है, इस कैविटी की जो इंटरनल जो वाल्स है, ये वाली वाल्स, अंदर की दीवारें, ये दीवारें क्या है? परफेक्टली ब्लैक। यानी पूर्णतया काली। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई लैम्डा वेवलेंथ की कोई रेडिएशन है। ये रेडिएशन इसके अंदर एंटर कर रही है इस प्रकार से, ठीक है। जब ये रेडिएशन इसके अंदर एंटर करेगी तो यहाँ से क्या होगा? इसका वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से वापस होगा, यहाँ से वापस होगा, यहाँ से वापस, और इस प्रकार ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू रहेगा। तो अब जब ये प्रोसेस इसमें लगातार रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगी? कुछ रेडिएशन, ये जो मेरे पास माइक्रो होल है, इस माइक्रो होल से वापस क्या होगी? बाहर की तरफ एमिट हो जाएगी। दोबारा देखना इसको, एक बार जो लैम्डा वेवलेंथ की जो रेडिएशन अंदर गई है वो वापस इसके अंदर ही अंदर है। इसका मतलब ये जो कैविटी है, ये कैविटी इस रेडिएशन के लिए किसका वर्क कर रही है? अवशोषण का वर्क कर रही है, एब्जॉर्प्शन का वर्क कर रही है। इसका मतलब इस रेडिएशन के लिए कैविटी क्या हो गई? एक ब्लैक बॉडी हो गई। क्या हो गई? एक ब्लैक बॉडी। इसी ब्लैक बॉडी से कुछ रेडिएशन क्या हो गई? बाहर की तरफ एमिट हो गई। इसको क्या कहते हैं अपन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या कहेंगे अपन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यानी इसकी डेफिनेशन यह है कि कर्षणिका से बाहर निकलने वाली जो विकिरण है उसे क्या कहेंगे? अब कर्षणिका विकिरण, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेडिएशन वापस बाहर की तरफ एमिट हो रही है, इसकी एमिशन पावर या इंटेंसिटी मैंने क्या मान ली? ई लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ की कोरस्पॉन्डिंग क्या मान लिया मैंने? ई लैम्डा। अब ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में कर्व प्लॉट करेंगे तो वो कर्व इस प्रकार से आएगा। एक्स एक्स के ऊपर क्या ले रहे हैं अपन? लैम्डा, और वाई एक्स के ऊपर क्या ले लिया? ई लैम्डा। तो मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर ये जो कैविटी है, इस कैविटी का टेम्परेचर जैसे 1000 केल्विन है। 1000 केल्विन के कोरिस्पॉन्डिंग इसका जो कर्व आएगा वो इस प्रकार से आएगा। पहले इसकी इंटेंसिटी कुछ बढ़ेगी, फिर एक फिक्स पॉइंट पे मैक्सिमम होकर वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर इसका मैक्सिमम पीक बन रहा है, T = 1000 केल्विन। अब यदि अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए ये टेम्परेचर ले रहे हैं अपन 1500 केल्विन, तो इस कंडीशन में ये जो कर्व है वो इस प्रकार से आएगा। ये पीक इसका शॉर्ट वेवलेंथ यानी इस साइड क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। टेम्परेचर और बढ़ाएंगे
तो पीक और कम हो जाएगा। इस प्रकार से ये जैसे यहाँ पर क्या मान लिया 1750 केल्विन मान लिया इसको, यहाँ पर इसको मैंने मान लिया यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, फर्स्ट लाइन है ये, इसको जैसे क्या मान लिया लैम्डा m1, सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको क्या मान लिया लैम्डा m2, थर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको क्या मान लिया लैम्डा m3, m का मतलब मैक्सिमम है यहाँ पर, ठीक है। लैम्डा m1 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो रही है, यह एनर्जी का है इसको E लैम्डा m1, यानी कहने का मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं अपन E लैम्डा m मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो इस मैक्सिमम इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ आ रही है उसको अपने किससे शो कर दिया लैम्डा m1 से। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो है इसको मैंने क्या मान लिया E लैम्डा m2, इसके रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ आ रही है वो क्या लिख दिया हमने लैम्डा m2, और यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने E लैम्डा m3, इसके रेस्पेक्ट में जो वेवलेंथ है उसको क्या लिख दिया अपन ने लैम्डा m3। ये हमारे पास कर्व हो गया। अब देखिए इस कर्व से अपन क्या क्या डिनोट कर सकते हैं, यानी इस कर्व के निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है। निष्कर्ष कंक्लूजन, फर्स्ट देखिए कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर मान लीजिए, जैसे हमने T = 1000 केल्विन की बात कर रहे हैं अपन, इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ से एमिशन स्टार्ट हुआ है और ये एमिशन कंटिन्यूसली प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एमिशन क्या हुआ स्टार्ट और ये एमिशन क्या हो रहा है कंटिन्यू प्राप्त हो रहा है। तो इसका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इज कंटिन्यूअस। यहां पर एक वर्ड आया है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको कहते हैं अपन ऊर्जा वितरण वक्र। ऊर्जा वितरण वक्र क्या होता है ये, इसकी डेफिनेशन आपको इस प्रकार लिखनी है, जो केविटी के अंदर जो रेडिएशन जा रही थी उसकी वेवलेंथ क्या थी लैम्डा, और जो रेडिएशन वापस बाहर की ओर एमिट हो रही थी उसकी एमिशन की पावर क्या मान ली अपन ने ई लैम्डा। तो ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में जो ग्राफ होगा, जो कर्व होगा, उसी कर्व को अपन क्या कहते हैं अपन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ऊर्जा वितरण वक्र, ठीक है। और ये क्या है कंटिन्यू है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि ऊर्जा वितरण वक्र क्या होता है सतत होता है, कंटिन्यूस होता है, यानी प्रत्येक वेवलेंथ की रेडिएशन क्या होती है एमिट होती है। सेकेंड पॉइंट इसका, सेकेंड पॉइंट देखिए किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर यानी नियत ताप के लिए टेम्परेचर कैपिटल T कोई भी ले सकते हैं, जैसे 1000 ले लिया, या 1500 या 1750 केल्विन, कुछ भी टेम्परेचर को इसी एक आपको केवल एक कर्व को देखना है। किसी एक कांस्टेंट कर्व के टेम्परेचर के लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पहले क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, फिर एक जगह मैक्सिमम हो गई लैम्डा m के रिस्पेक्ट में क्या हो गई मैक्सिमम, उसके बाद में ये वापस क्या हो गई डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। पहले बढ़ रही है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इसका यही है कि किसी नियत ताप के लिए, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ई लैम्डा इनिशियली इंक्रीजेज टिल ए सर्टेन पॉइंट एंड आफ्टर स्टार डिक्रीजेज, उसके बाद में ये क्या हो जाता है घटना शुरू हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं दिया गया था, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। जब इसके द्वारा नहीं दिया गया उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ था, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए T यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1500, यहाँ पर 1750, यानी इसको मैं T1 मान लूँ, इसको T2, इसको क्या मान लिया T3। तो यहाँ पर यह है T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है लैम्डा m की वैल्यू कम हो रही है। पहले लैम्डा m यहाँ पर था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया।
टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेमडा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि लेमडा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी, टी बढ़ेगा लेमडा एम कम होगा। तो यहां से देखिए ये थर्ड पॉइंट चल रहा है, लेमडा एम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कॉन्स्टेंट आ गया बी और ये डिवाइड टी, तो लेमडा एम टी इज इक्वल बी। ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपको ये लिखना है कि जैसे जैसे ताप के मान में वृद्धि करते हैं, ताप के मान में वृद्धि करने पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लेमडा एम के संगत तरंगदैर्ध्य लेमडा एम का मान कम होता जाता है। ताप के मान में वृद्धि करने पर ई लेमडा एम के संगत तरंगदैर्ध्य लेमडा एम के मान में कमी होती जाती है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन वेवलेंथ कोरेस्पॉन्डिंग टू ई लेमडा एम स्टार्ट डिक्रीजेज। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कहते हैं अपन वीन कांस्टेंट, वीन नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 2.898 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, ये इसकी वैल्यू होती है। और ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसी इक्वेशन को कहते हैं अपन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम, वीन का विस्थापन नियम, जिसको अपन बाद में प्रूफ भी करेंगे। विस्थापन नियम, एक प्लांक का नियम आएगा, इसको प्रूफ करने के लिए उस प्लांक के नियम के द्वारा इसको क्या करेंगे, अपन प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट ये है कि कोई एक आपको कर्व लेना है। जैसे मैं अभी केवल इसी की बात कर रहा हूं, T = 1000 केल्विन, इसी एक टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। तो हमारे पास में T = 1000 केल्विन के कोरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आया है वो कौन सा है, ये वाला है। 1000 केल्विन ताप के संगत जो ग्राफ आया वो ग्राफ ये वाला है, ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो 4th पॉइंट ये बोलता है कि ये हमारे पास क्या है, लेमडा एक्स, जिसे बोलते हैं ना अपन एक्स एक्स वाई एक्स। तो हमारे पास ये वाला क्या है, लेमडा एक्स। ठीक है, इस लेमडा एक्स और ये जो ग्राफ आ गया, इस ग्राफ के बीच का जो एरिया, जैसे यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा पूरा जो एरिया जो कवर हो रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है टोटल एमिशन पावर, कुल उत्सर्जन क्षमता, टोटल एमिशन पावर। और इसको शो करता है अपन ई के द्वारा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे आती है, इसकी वैल्यू आती है जैसे देखो इस साइड, देखो जैसे अपन 11th में करते थे, इस साइड क्या है ई लेमडा, इस साइड क्या है लेमडा। इसको क्या करेंगे अपन, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस प्रकार से। ये पार्ट्स में डिवाइड कर दिए इस प्रकार से, पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एक के लिए करो, फिर पूरे के लिए इंटीग्रेशन। तो एक के लिए क्या हो जाएगा, ई लेमडा डी लेमडा, राइट। ये तो हो गया इस साइड ई लेमडा और ये इस साइड डी लेमडा। पूरे के लिए क्या करेंगे अपन, इसका इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट। ये टोटल किसको शो करता है, टोटल एमिशन पावर, कुल उत्सर्जन क्षमता। टोटल एमिशन पावर। और ये जो टोटल एमिशन पावर है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की जो 4th पावर है उसके प्रोपोर्शनल। कुल उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, ताप की 4th घात 4th पावर के प्रोपोर्शनल। इसको अपन बाद में प्रूफ करेंगे, अभी आपके प्रूफ नहीं है, प्लांक के द्वारा इसको क्या करेंगे अपन, प्रूफ करेंगे। तो क्या आ रहा है, ई प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। ठीक है, तो ई इज इक्वल सिग्मा T4। सिग्मा यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, लिख देंगे यहाँ पर सिग्मा समानुपाती नियतांक, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट।
और इसकी वैल्यू होती है 5.68 10⁻⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन 4 -11 सॉरी -11 शायद मैंने वीन डिस्प्लेसमेंट जो उसमें जो बी आया था उसकी वैल्यू शायद मैंने गलत बता दी। बी की वैल्यू होती है 2.898 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, ये होती है एक्चुअल। और ये यहाँ पर क्या हो गया सिग्मा। अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को बोलते हैं अपन स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट देखिए। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर को यदि अपन ले, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर को यदि अपन ले तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जो मैक्सिमम एमिशन पावर यहां पर ई लैम्डा हो रही है, मैक्सिमम एमिशन पावर ई लैम्डा एम, वो इसकी फिफ्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है। मैक्सिमम एमिशन पावर ई लैम्डा एम की क्या होता है, फिफ्थ पावर के प्रोपोर्शनल। ये इसका फिफ्थ पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में प्रूफ भी कर सकता हूँ, नोट लगा के आप ले सकते हो उसको। आगे एक लॉ आएगा वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन का विकिरण नियम। वीन का विकिरण नियम यह आएगा कि जो ई लैम्डा है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁵। ई लैम्डा क्या होता है प्रोपोर्शनल 1/λ⁵। तो अभी आपके पास में एक रूल और आया था कि लैम्डा एम टी इज इक्वल बी, तो लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/T, ऐसे कुछ था, लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/T। तो यदि हम यहाँ पर इसको मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग देखें, इसी इक्वेशन को क्या देखें मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग, क्या हो जाएगा ई लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/λ⁵। ठीक है, अब इस इक्वेशन का यूज यहाँ पर कीजिए, चाहो तो आप पूरी इक्वेशन लिख सकते हो, लैम्डा एम इज इक्वल B/T। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा एम नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पर B⁵ और T⁵। यहाँ पर ये जो B है ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो इसको अपन डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि ई लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 10⁵। इस प्रकार से ये प्रूफ होता है, इस प्रकार से इसके ये कंक्लूजन है। अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की दो साइंटिस्ट है, एक तो है वीन और एक है रेले जीन्स। रेले और जीन्स वैसे अलग अलग है, लेकिन दोनों ने एक कंबाइंड फॉर्मूला दिया था, इस कारण उसको क्या कहते हैं अपन, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, रेले जीन्स का विकिरण नियम। तो सबसे पहले देखिए, और ये दोनों जो रूल है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा दिए गए हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ लॉज है, उनका यूज करके दो लॉ दिए गए हैं, और दोनों के द्वारा जो आपके पास में ये जो कर्व है इसको सोल्व करने की या इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो वो पहले अपन दो लॉ देख लेते हैं, उनके कुछ फेल्योर थे उनको भी अपन देखेंगे। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, थ्योरी ब्रैकेट में रूल ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फर्स्ट है वीन्स रेडिएशन लॉ। वीन का विकिरण नियम।
वीन का विकिरण नियम फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए वीन का विकिरण नियम क्या बोलता है, इसका डायरेक्ट अपन स्टेटमेंट की बात करेंगे, प्रूफ इसका बाद में करेंगे। तो वीन क्या बोलता है, मान लीजिए आपके पास में ये कोई वेवलेंथ है, यहाँ पर कोई वेवलेंथ है लेमडा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैंने कोई रेंज ले ली डी लेमडा। क्या रेंज ले ली, डी लेमडा। तो आपके पास ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, लेमडा पहले से था, इसमें डी लेमडा और ऐड कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा और डी लेमडा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास में जो डी लेमडा जो रेंज है, इसको अपन कैसे प्रूफ करेंगे, लेमडा से लेकर लेमडा प्लस डी लेमडा के बीच में। ठीक है, तो आपके पास में वीन का रेडिएशन लॉ क्या बोलता है कि लेमडा से लेकर लेमडा प्लस डी लेमडा के बीच में जो डी लेमडा जो रेंज आ गई, इस रेंज में जो आपके पास में एमिशन पावर जो होगा, ये एनर्जी डेंसिटी होगी, उसकी वैल्यू होगी ए अपॉन लेमडा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस एफ लेमडा टी डी लेमडा, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी वाट प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगी, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। दोबारा सुनिए इसको, वीन का रेडिएशन लॉ क्या बोलता है कि लेमडा से लेकर लेमडा प्लस डी लेमडा के बीच में जो आपके पास में जो डी लेमडा जो रेंज आ गई वेवलेंथ की, उस वेवलेंथ में जो एनर्जी डेंसिटी एमिशन पावर होगी वो क्या होगी, ए अपॉन लेमडा की पावर 5 एफ लेमडा टी डी लेमडा। यहाँ पर ए एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8 पाई एच सी। क्या होती है, 8 पाई एच सी। और जो एफ लेमडा टी है, ये एफ लेमडा टी का एक फंक्शन है, फंक्शन किसका, वेवलेंथ लेमडा और टेम्परेचर टी का फंक्शन, और इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन लेमडा टी, माइनस ए अपॉन लेमडा टी। ए वापस यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है एच सी अपॉन के। क्या होती है, एच सी अपॉन के। यहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू यदि अपन यहाँ पर पुट करें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस एच सी अपॉन लेमडा के टी। ये एफ लेमडा टी की वैल्यू है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया, ये इक्वेशन 2 मान ले, और ये इक्वेशन 3। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को सेकंड और थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। सेकंड और थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट, यूज इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल 8 पाई एच सी लेमडा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन लेमडा टी। यहाँ पर चाहो तो ए की वैल्यू रख देते हैं, एच सी अपॉन लेमडा के टी डी लेमडा, और इसकी जो यूनिट वाट प्रति मीटर स्क्वायर, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आ गई 4, इसे कहते हैं अपन वीन का विकिरण नियम, इसे वीन का विकिरण नियम कहते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन का विकिरण नियम। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो ई लेमडा है, ये ई लेमडा क्या है, प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा की पावर 5, और ई लेमडा प्रोपोर्शनल एक्सपोनेंशियल माइनस एच सी बाई लेमडा के टी, लेमडा के टी। तो देखिए यहां पर जो ई लेमडा, यहां पर जो ई लेमडा की वैल्यू इस लेमडा के ऊपर भी डिपेंड करेगी डायरेक्टली, और एक्सपोनेंशियल के साथ भी डिपेंड करेगी। तो आप इन दोनों को जब कंबाइन फॉर्म में आप इसको सोल्व करोगे, तो सोल्व करने पर एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ये आएगा, देखो यहां पर यदि मैं यहां तक बात करूं, इस कर्व में, इस कर्व में लेमडा एम तक पहले ई लेमडा की वैल्यू बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रही है, कम हो रही है, उसके बाद क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहां पर कंबाइन फॉर्म में जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि सबसे पहले शॉर्ट वेवलेंथ
यानी लघु तरंगदैर्ध्य। लघु तरंगदैर्ध्य, लघु तरंगदैर्ध्य के लिए लैम्डा की कम वैल्यू के लिए, लैम्डा की कम वैल्यू के लिए ई लैम्डा की वैल्यू भी बढ़ती है। ई लैम्डा की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो कि सही है, लेकिन कंटिन्यू बढ़ाने पर ये यहां पर क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन इनका कंबाइंड फॉर्म क्या कहता है कि ई लैम्डा की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ेगी। ई लैम्डा, क्योंकि उस कंडीशन में ये भी इफेक्टिव हो जाएगा। ये जो लैम्डा है ना, ये लैम्डा भी क्या करेगा, ये भी फिजिकल सिग्निफिकेंस रखेगा। शॉर्ट वेवलेंथ में केवल इसी को देखना है और हाई वेवलेंथ में दोनों का कंबाइन देखना आपको। ठीक है, तो शॉर्ट वेवलेंथ में कंटिन्यू वैल्यू बढ़ेगी। यदि अपन वेवलेंथ को बाद में भी बढ़ाते हैं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई लैम्डा की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पर ग्राफ क्या बोल रहा है, ग्राफ ये बोल रहा है कि ये वैल्यू कम होनी चाहिए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब कम वेवलेंथ में सही है, हाई वेवलेंथ में ये अनसक्सेसफुल है, फेल्योर है इसका। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो वीन का विकिरण नियम है, लिख देता हूं मैं, वीन का विकिरण नियम केवल लघु तरंगदैर्ध्य में सत्य पाया जाता है। दीर्घ तरंगदैर्ध्य प्रास में यह असंभव परिणाम देता है। द वीन्स रेडिएशन लॉ ओनली एग्जिस्ट इन शॉर्ट वेवलेंथ रेंज, इन हाई वेवलेंथ रेंज दिस गिव्स अनसक्सेसफुल रिजल्ट। ठीक है, तो ये हो गया वीन का विकिरण नियम, जो शॉर्ट वेवलेंथ में ठीक ठाक है लेकिन हाई वेवलेंथ में ये अनसक्सेसफुल है। तो अब सेकंड जो इसका लॉ है वो है रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। इसके द्वारा देखेंगे अपन सेकंड है रेले जीन्स का विकिरण नियम। रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। अब देखिए रेले जीन्स ने क्या कहा कि आपके पास में ये कैविटी थी, ठीक है, ये कैविटी हो गई एक स्मॉल कैविटी। इस कैविटी में यहां पर रेडिएशन गई, ठीक है। यहां पर जब ये रेडिएशन जाएगी तो यहां पर इस कैविटी के जो वाल में कुछ एटम्स होंगे, वाल में क्या होंगे, एटम। वो एटम जब इस रेडिएशन में एक प्रकार का फोटोन होता है, वो फोटोन इस रेडिएशन से क्या, इस वाल से क्या करेगा, कोलिजन करेगा, टक्कर करेगा। तो टक्कर के कारण यहाँ का जो एटम वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो उत्तेजित हो जाएगा। और एक्साइटेड होकर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। और वो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होगी, इस प्रकार से आएगी। यहाँ पर आ गई, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, किसी दूसरे एटम को एक्साइटेड, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब देखो ये वेव इससे बाहर नहीं जा पा रही और ना ही इस साइड बाहर जा पा रही है। इसका मतलब ये वेव कौन सी, एक प्रकार की अप्रगामी तरंग, स्टैंडिंग वेव है, प्रोग्रेसिव नहीं है ये। तो अब देखिए, तो रेले और जीन्स ने ये कहा कि ये जो आपके पास में जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगी, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी, वो एक प्रकार से किसकी तरह बिहेव करेगी, एक प्रकार से बिहेव करेगी वो अप्रगामी तरंग की तरह, प्रोग्रेसिव,